हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेके आई हूँ। तो उसमें हमने 3 स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड हमने पढ़ा था सोइंग एंड थर्ड हमारा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैंने मैन्योर तक आपको पहले ही बता दिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको फर्टिलाइज़र से। तो जिस तरीके से सबसे पहले आप एक एक्टिविटी देख रहे हो, एक्टिविटी 1.2, तो इसमें क्या लिखा है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो पता है क्या, इसमें आपको मूंग या ग्राम के सीड्स लेने हैं, उसके बाद इनको जर्मिनेट कराना है। 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, या फिर हम इक्वल साइज के सीडलिंग भी ले सकते हैं। सीडलिंग वो होता है कि हम उसमें पहले से ही सीड ना डाल के हम उसका पूरा एक सीडलिंग, एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ले सकते हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, उसमें हम 3 ग्लासेस में उसको हम ग्रो कराएंगे। 3 ग्लासेस होंगे आपके ABC, उसमें आप नंबर डाल सकते हो। तो आप ग्लास A में आपको क्या करना है, कुछ लिटिल अमाउंट पे सॉइल लेकर उसमें काउ डंग को मिक्स करना है, मतलब जो मैन्योर होगी ऑर्गेनिक, जिसे हम मैन्योर बोला है, वो हम ऐड करेंगे। जो B ग्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे कि सॉइल के साथ हम मिक्स करेंगे यूरिया, जो होगी फर्टिलाइज़र। और जो हमारा C ग्लास होगा उसमें हम सॉइल ही डालेंगे और विदाउट एडिंग एनीथिंग, हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम 7 to 10 डेज़ के बाद उसे हम अच्छी जगह पर रख देंगे, और 7 to 10 डेज़ बाद हम देखेंगे कि उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ किसकी हुई है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर में अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो ABC 3 ग्लासेस दिए हुए हैं। तो ABC 3 ग्लासेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो A है उसकी ग्रोथ देख रहे हो आप, B की ग्रोथ इस तरीके से हो रही है और C की ये। तो A में आपने मैन्योर डाला था तो थोड़ी कम ग्रोथ हुई है, लेकिन जब फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ था B क्लास में तो उसमें कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ देखी गई, लेकिन C में बिल्कुल नाम मात्र की ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है इसका, कह सकते हैं मैन्योर के मुकाबले। तो अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट जो भी कह सकते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो सब फर्टिलाइज़र के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, या NPK याद कर सकते हो आप। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये न्यूट्रिएंट कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र में वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प इन द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो कह सकते हैं जो फील्ड्स में जो फार्मर्स होते हैं उनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रॉप है उनकी बेटर यील्ड आ सके, अच्छी पैदावार हो सके। जैसे वीट में, मतलब गेहूं में, धान में या मक्के में वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। बट सच एज अ वीट, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करने से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं रहती है, फिर मतलब अब उसमें उर्वरक जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है सॉइल के अंदर। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक वाटर पॉल्यूशन का भी एक कारण होता है। फर्टिलाइज़र से हम कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन भी होता है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव विद द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है, तो अगर हम फर्टिलाइज़र डाल के या हम ऑर्गेनिक मैन्योर डाल के खेत को छोड़ दें तो भी हम उस खेत को वो कह सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी बना सकते हैं, उसको और प्लांट्स उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर होती है वो सॉइल के टेक्सचर को कह सकते हैं सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और सॉइल के अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है सॉइल के अंदर। अनदर फील्ड ऑफ रिप्लेशनिंग ऑफ द सॉइल विद न्यूट्रिएंट थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक दूसरा मेथड और है जिससे हम सॉइल को और अच्छे से कर सकते हैं, या सॉइल को और अच्छा हम कह सकते हैं उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हम क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि ये जो क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि अगर हम एक टाइम पर हम उसमें जैसे हम चारे की फसल लगा दें और दूसरी जो फसल तैयार उसमें हम वीट उगाएं, मतलब एक
टाइम पर हम चारा लगा रहे हैं मतलब बरसीम लगा दी, और दूसरा जब टाइम आया तब हमने उसमें वीट उगा दिया। तो इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन करें कि एक फसल के बाद हम दूसरी कोई ऐसी फसल उगाएं जिससे हमारी जो क्रॉप रोटेशन से हमारी जो कह सकते खेत हैं वो अच्छे से बने रहें। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, ऐसे अलग अलग तरह की अल्टरनेट क्रॉप लगाएंगे। फिर अर्ली इन फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन। वही लिखा हुआ है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाता है कि वो उसकी कह सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाएं। लेग्यूमिनस मतलब होता है जितने कह सकते हैं दाल की फसल, तो दाल की फसल उगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करें, एक बार अपनी फॉडर की क्रॉप भी उगा सकते हैं या फिर लेग्यूमिनस प्लांट उगा सकते हैं, और जो नेक्स्ट सीजन आएगी उसमें आप वीट उगाएं या फिर पैडी उगाएं या फिर मेज़ उगाएं, जैसा भी है। तो इस तरीके से क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब भरपूर मात्रा में प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है इम्प्रूव हो सकती है। तो यू हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स रूट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन है वो पूरे क्या वो एनवायरनमेंट में क्या करता है फिक्स करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या है, तो फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल से बनाया जाता है और इसको क्या ह्यूमंस बनाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर इज अ मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। लेकिन अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है क्योंकि ये क्या होता है कैटल के डंग या फिर हम प्लांट के रेजिड्यू मतलब प्लांट का जो बचा कुचा वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स, और मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है फील्ड्स के अंदर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को। ह्यूमस क्या होती है, एक कह सकते हैं टॉप सॉइल जो होती है जो उसको कलर प्रोवाइड करती है और साथ में टेक्सचर प्रोवाइड करती है, वो फर्टिलाइज़र में नहीं होता ह्यूमस का अमाउंट। लेकिन अगर हम बात करें मैन्योर की तो उसमें ह्यूमस का अमाउंट बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र के अंदर वो सारी चीज़ें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए चाहिए होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो कम अमाउंट में होते हैं लेकिन क्या होते हैं इनके अंदर सॉइल को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी होती है। तो अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है, कि मैन्योर के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर बेटर देन द फर्टिलाइज़र, दिस इज़ बिकॉज, कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो कैसे फर्टिलाइज़र से बेटर है। तो पहला कारण इसका है कि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, जो सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी होती है वो मैन्योर से इम्प्रूव होती है। इट इनटेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, क्या होता है इससे जो सॉइल होती है वो भुरभुरी हो जाती है, जिससे क्या है कि इसके अंदर जो गैसेस हैं वो ईजिली एक्सचेंज हो सकती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो मैन्योर होती है वो आपको पता ही होगा अर्थवॉर्म के थ्रू तैयार होती है। तो जो अर्थवॉर्म होते हैं एक तरीके से फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं कैटल डंग को या कह सकते हैं प्लांट के रेजिड्यू को, प्लांट के बचे हुए चीज़ों को। तो इससे क्या होता है कि मैन्योर तैयार हो जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, से मैंने बताया कि ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अब हम पढ़ते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है, आपको पता होगा ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो वाटर है वो क्या है कह सकते हैं हम कि प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, जो वाटर होता है वो प्लांट रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, कहने का मतलब है कि आपको पता है जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर से वाटर लेती हैं, लेकिन साथ के साथ वो पानी के साथ साथ कुछ जो कह सकते हैं मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, जो प्लांट्स होते हैं वो 90% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 10% जो है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं।
वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर जो है, आपको पता होगा वाटर इतना ज़रूरी होता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अगर उसको ड्राई कंडीशन मिलेगी, अगर उसको पानी नहीं मिल पाएगा तो जो सीड्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ मिलकर ही एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स के अंदर पहुंचते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो वाटर होता है वो हेल्प करता है क्रॉप्स की फ्रॉस्ट कंडीशन में, ठीक है, ये तुषार पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं गर्म हवाएं चलती हैं, उससे भी पानी बचाता है प्लांट्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल टू हेल्दी क्रॉप्स। हेल्दी क्रॉप्स की ग्रोथ करने के लिए भी प्लांट्स के अंदर या कह सकते हैं क्रॉप के अंदर मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, और उस मॉइस्चर को कौन देता है? प्लांट्स वाटर देते हैं। तो इसके बाद है फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। तो इस तरीके से हमें क्या है, प्लांट्स को जब ज़रूरत हो तब हमें पानी उसको देना चाहिए। तो अब इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। कि पानी की सप्लाई देना हर क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल में, कि जब उसको ज़रूरत हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज विद क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। आपको पता होगा जो ये इनकी जो कह सकते हैं जो इरिगेशन का टाइम होता है वो क्या होता है? हर क्रॉप में अलग अलग होता है, हर सॉइल के अंदर अलग होता है, और हर सीज़न वाइज अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा समर सीज़न में पानी की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इरिगेशन की क्यों? क्योंकि आपको पता होगा वेपराइज हो जाता है वाटर गर्मी के टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या होता है उसको और जल्दी जल्दी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अब आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन नीचे दिए हुए हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का मतलब है कि पानी जो सिंचाई है वो किन किन साधनों से की जाती है। तो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। अब है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, की पुराने ज़माने में किस तरीके के मेथड्स का यूज़ करते थे इरिगेशन करने के लिए। तो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप। क्या करते थे कि वेल्स में, मतलब कुएं में, झीलों में या कैनाल्स में पानी जो होता था उसको ऊपर उठाया जाता था कई मेथड से, इन डिफरेंट वेज। उनके तरीके भी अलग होते थे। कैटल एंड ह्यूमन लेबर, इसमें क्या होते थे? जो जानवरों का और ह्यूमन लेबर मसल्स का, मतलब ह्यूमन की मसल्स का यूज़ किया जाता था और जानवरों का यूज़ किया जाता था इन मेथड्स को यूज़ करने के लिए। ये मेथड्स बहुत चीपर होते थे, सस्ते होते थे, लेकिन लेस एफिशिएंट होते थे, कम प्रभावी होते थे। तो इनमें कई मेथड्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली, रहट, ये सारे मेथड्स हैं पुराने। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो मोट होता है वो क्या होता है? यहाँ पर कैटल लगे होते हैं, और कैटल क्या करता है? जैसे उस रस्सी को खींचता है तो इसके अंदर जो घड़ा है या जो भी बाल्टी है वो पड़ी होती है, और वो पानी को ऊपर लेके आती है। फिर जैसे ही पानी को ऊपर लेके आते हैं ये सिंचाई करते हैं। फिर बी जो है वो है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है? सेम वही है कि इसमें क्या होता है, जो पानी, जो ये जो आप देख रहे हो ये जो चेन जैसी होती है, इसको उठाया जाता है तो पानी ऊपर आता है, इस तरीके से इसमें सिंचाई की जाती है। ढेकली में भी सेम वैसा ही टर्म है कि इसमें क्या होता है कि लोड दिया होता है, मतलब इसमें एक ऐसा लोड होता है जो इसे नीचे करते हैं तो पानी की बाल्टी ऊपर आती है। तो जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो ईजिली से सिंचाई किया जाता है खेतों को। इसमें क्या होता है, ये आपका रहट है, इसमें क्या होता है जो कैटल्स होते हैं या कह सकते हैं जो गाय भैंस है वो क्या करते हैं, चारों तरफ इसे राउंड राउंड घूमते हैं, और जितना वो राउंड घूमेंगे उतनी ही ये क्या करेगी, रोटेट करेगी व्हील्स, और रोटेट करने के बाद इसमें जो बकेट्स लगी हैं वो नीचे जाएंगी और पानी को फिल करके ऊपर लेके आएंगी। फिर धीरे धीरे क्या होंगी, इनकी सिंचाई की जाएगी। तो अब आपने देखा ये चारों की चारों आपने मेथड्स पढ़ लिए हैं। तो पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो ये जो पंप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इजीली एक ही काम कर रहे हैं, पानी को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। तो आपने देखा होगा कि जो पंप को कह सकते हैं रन कराने के लिए इसमें क्या है, कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे डीजल से भी चलाए जाते हैं, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। अब ये कुछ मॉडर्न मेथड्स दिए हुए हैं इरिगेशन के। मॉडर्न मतलब जो आजकल के मेथड्स हैं कि इरिगेशन किस तरीके से होती है। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज फॉर एज फॉलो। मॉडर्न मेथड्स हैं, इससे क्या है कि ये जो पानी की बचत को भी देखते हैं, और साथ में क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावी मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इज स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम जो होता है वो यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा अनइवन लैंड के लिए, जहाँ पर समतल भूमि नहीं होती है और क्या है पानी की जहाँ कमी होती है
वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेंथ वाइज पाइप लगा होता है और उसके ऊपर एक नोज़ल लगी होती है, रोटेटिंग नोज़ल होती है जो रोटेट करती है टॉप पर, और ये मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही इसे प्रेशर से पानी मिलता है तो ये क्या करती है, स्प्रिंकल कर देती है, पानी को बौछार से गिराती है। तो ये क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। और ये कहाँ पे किया जाता है, ज़्यादातर स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल टू लॉन्स, बगीचे में, कॉफ़ी प्लांटेशन जहाँ कॉफ़ी का प्लांट उगाए जाते हैं, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। फिर सेकंड आपका मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो एक एक ड्रॉप करके क्या होता है, पानी कह सकते हैं प्लांट्स की रूट्स में गिरता है। इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम। इट इज़ बेस्ट टेक्निक, ये बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है वाटरिंग फ्रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एंड गार्डन्स एंड ट्रीज़ के लिए। मतलब एक बात कहें तो इसमें यह है कि फ्रूट्स की जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसमें ड्रिप सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ बोन इन अ रीजन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ ऐसी जगह के लिए वरदान होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। अब हम पढ़ते हैं वीड्स के बारे में। जैसे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे वीड्स होता क्या है। तो इन द फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो अपने आप ही मतलब खुद ही उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अपने आप क्रॉप के साथ उग रहे हैं नेचुरली, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम वीड्स को हटाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सीन्स वीड्स कम्पिटिट फॉर द क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। ये जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप के साथ कम्पिटिट करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन करते हैं, या कह सकते हैं संघर्ष करते हैं। और क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स को, जो भी हम क्रॉप प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, स्पेस या लाइट दे रहे हैं, वो वीड्स भी उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, उन चीज़ों को लेते हैं क्रॉप्स के साथ। तो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो इस तरीके से क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस होते हैं, हानिकारक होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इनको कई मेथड्स होते हैं इनके, जो ये क्या करते हैं, इनकी कंट्रोल जो मतलब कह सकते हैं इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, इनको हटाते रहते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। जब क्रॉप्स को बोया जाता है उससे पहले भी टिलिंग की जाती है, वो टिलिंग से ही ये क्या करते हैं, वीड्स को हटाया जा सकता है। अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। जब टिलिंग की जाती है तो इनसे क्या है कि ट्रैक्टर जब चलता है तो इससे क्या होती है, इनकी रूट्स या वीड्स हैं जो अपने आप किल हो जाते हैं, उसके बाद ये खेतों में ऐसे ही ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब सन की रेस से, और उसके बाद इन्हें सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ द वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो बेस्ट टाइम वो होता है जब प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होने लगते हैं। उसके बाद क्या है कि बिफोर दे प्रोड्यूस द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स अपरूटिंग बाय द कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। क्या है, ग्राउंड से उन्हें कट कर दिया जाता है। दिस इज डन विद द खुरपी। क्या करते हैं, खुरपी से इसको कट किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो इज अपरूटिंग वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ वीड्स को हटाने के लिए किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स मतलब लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। तो कुछ केमिकल्स के नेम है 2,4-D। इसका याद कर रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कह सकते हैं एग्जाम में आता ही 1 नंबर का क्वेश्चन। तो दीज आर स्प्रे इन द फील्ड। इसे क्या करा जाता है, फील्ड में स्प्रे किया जाता है टू किल द वीड्स, वीड्स को ख़त्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है। उसके बाद है ये स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड्स में स्प्रेयर के थ्रू। जैसे कि आप पढ़ रखा है आपने, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। कि स्प्रे जब ही किया जाता है जब इनकी फ्लावरिंग से पहले पहले वीडीसाइड्स को स्प्रे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद एंड सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन भी ना हो पाए और फ्लावर से पहले पहले वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। लेकिन स्प्रे करने के दौरान, वीडीसाइड का स्प्रे करने के दौरान क्या होता है, फार्मर्स की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। सो दे शुड दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो इन केमिकल्स का यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना चाहिए उन्हें। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। उन्हें अपनी नोज़ को और माउथ को कवर करना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की सहायता से, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स, जब इस केमिकल का वो स्प्रे कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट मेथड है आपका हार्वेस्टिंग।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी फसल कंप्लीट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हार्वेस्टिंग में हम ये कहेंगे कि हमारी फसल खेतों में तैयार खड़ी है, तो हार्वेस्टिंग ये होता है। लेकिन अब क्या है कि हार्वेस्टिंग में हमारी जब फसल तैयार है तो अब इसकी हमें क्या ज़रूरत है, कटाई करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम कटाई का काम करेंगे इसमें। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स को काटा जब जाता है जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप बाय पुल्ड आउट ऑफ टू क्लोज टू द ग्राउंड। इसे पकड़ के ग्राउंड से नीचे की तरफ काटा जाता है। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। एक सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय द मैनुअली टू सिकल। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो सिकल से किया जाता है, जैसे दराती जिसे बोलते हैं, या फिर हम मशीन का भी यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। ग्रेन्स को चारे से, मतलब बीज को चारे से अलग करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इस मशीन का नाम जो होता है वो कंबाइन मशीन होता है, जो क्या करता है, हार्वेस्टर भी कर रहा है, मतलब कटिंग भी कर रहा है फसल की, और साथ में क्या कर रहा है, थ्रेसर का भी काम कर रहा है, मतलब चारे में से वैसे कह सकते हैं बीज और चारे को भी अलग अलग करता जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है कंबाइन। उसके बाद फार्मर्स विद नेक्स्ट आप डायग्राम देख सकते हैं, यही कंबाइन मशीन का डायग्राम है। उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पर फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड विद सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अब क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें ग्रेन्स और चाफ को, मतलब वही है चारे को और बीज को अलग करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम विनोइंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हवा की सहारे से क्या करते हैं कि वो ऊपर से जब हवा आती है तो नीचे क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो चारा होता है वो अलग गिरता है और जो बीज होते हैं वो एक जगह पे गिरते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ये आप देख सकते हो, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो जगह जगह पर कई तरह के कह सकते हैं फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन कौन से, आपके पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नव और ये बिहू, इस तरीके के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हार्वेस्ट की खुशी को मनाने के लिए किया जाता है कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो घर पे आ गई है कट के, तो इस तरीके के जो फेस्टिवल है तब बनाए जाते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है स्टोरेज। स्टोरेज आप देख सकते हो, स्टोरेज जो है, अब हमारी फसल कट के आ चुकी है, अब हम उसको क्या करेंगे, सबसे हमारा मेन जो अब लास्ट जो स्टेप है वो है स्टोरेज, कि हम कैसे उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज इज ऑफ अ प्रोड्यूस इज इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि हमें अपनी हार्वेस्टेड जो जो हमारे ग्रेन्स आए हैं वो उसको हम क्या करें, लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर। किस किस से हमें उनको सेफ्टी करनी है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स के अंदर जो भी हमने फसल काटी है उसकी बीज के अंदर अगर मॉइस्चर है, ठीक है, तो अगर उसके अंदर जो मॉइस्चर है और वो पूरी तरीके से सूख नहीं पाया है तो इस पर अटैक हो सकता है, इस पर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं और फिर ये क्या करेंगे, लंबे समय तक सेफ नहीं रह सकते, और फिर ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन जो पीरियड होता है उनका वो भी ख़त्म हो जाएगा। हैंस बिफोर और द बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन। तो हमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम उसे स्टोर करने से पहले क्या है कि हम उनको सन की लाइट में प्रॉपर क्या करें, ड्राई अप करें। फिर उसके बाद है जिससे क्या होंगे, उनके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे क्या होंगे, जो इंसेक्ट हैं या पेस्ट हैं या बैक्टीरिया फंजाई वो अटैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स जो स्टोर करते हैं वो जूट के बैग में करते हैं या मेटेलिक बीन्स में करते हैं। मेटल की आपने टंकियाँ देखी होंगी बड़ी बड़ी। तो हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लेकिन अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स का स्टोरेज करना है तो इसके लिए हमें सिलोस या फिर हम ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं इन प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। इससे क्या होता है कि जो पेस्ट हैं, मतलब पेस्ट में हमारे आते हैं रैट्स, ठीक है, ये स्नेक भी आ जाते हैं, इंसेक्ट, ये इन चीज़ों से भी प्रोटेक्शन मिलती है अगर वो सिलोज या ग्रेनरीज में है। तो ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम होम। अगर आप घर में भी
कह सकते हैं अनाज को स्टोर करना चाहो तो उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, ड्राई नीम लीव्स, जो नीम लीव्स होती हैं उनको ड्राई करके उसमें डाल सकते हैं। फॉर स्टोरिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, जो बड़े बड़े गोडाउंस में जो करते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को स्टोरेज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, पेस्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाया जा सकते ग्रेन को। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो अब क्या है, जो एनिमल्स रियर्ड एट होम, देखो जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ है जो लोग होते हैं वो क्या है, जानवरों को पालते हैं, घरों में फार्म्स में पालते हैं, तो हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, तो उनको प्रॉपर फूड दिया जाना चाहिए। फूड देते भी हैं लोग, शेल्टर उनके लिए रहने की जगह बनाते हैं, एंड केयर, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं। तो अगर यही चीज़ लार्ज स्केल पे की जाती है, बहुत कह सकते हैं लॉन्ग वे में की जाती, तो इसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट, कह सकते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।